जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता छोटा मेरा खेत लेकर, जिसके कवि हैं उमाशंकर जोशी। ये कविता बहुत ही सुंदर है, इसको बहुत अच्छे ढंग से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। इसके शब्दार्थ देख लीजिए। चौकोना, चौकोना का अर्थ है चार कोनों वाला, यानी कि चौकोर। अंधड़, अंधड़ आंधी का तेज झोंका। क्षण, क्षण का अर्थ है पल, समय। तो यहाँ पर कवि जोशी जी ने एक कवि के रचना क्रम को व्याख्यायित किया है। कविता की इन पंक्तियों में खेती के रूप को अर्थात बीज बोने, अंकुरित होने, फलने फूलने और अंततः फसल काटने का वर्णन करते हुए कवि ने बताना चाहा है कि कोई भी कृति या रचना ठीक खेती की फसल की भांति होती है। जैसे फसल प्राप्त करने के लिए हम खेत में बीज बोते हैं, वैसे ही कवि किसी कृति की सृजना के लिए क्षण अर्थात भोगे गए समय को कागज पर उतारता है। भोगे गए समय से तात्पर्य है कि जो भी जीवन में घटित हुआ है उससे संबंधित कोई भी विचार, भावना जो भी उसके मन में आई है, उसको वो अपने मन पर कागज पर उतारता है। कवि की दृष्टि में ये कागज का छोटा चौकोना पन्ना ही उसके रचना कर्म के परिप्रेक्ष्य में खेत की भांति है, जिसमें बीज के रूप में क्षण कागज रूपी खेत में बोए जाते हैं। कवि कहता है कि मेरा यह कागज का एक पन्ना मेरे लिए चौकोर छोटे खेत की तरह है, जिसमें कवि कर्म करते हुए क्षण को वह बोता है। कवि यहाँ किसान के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करता है। किसान की कृषि कार्य की भांति ही कृति या कविता रूपी फसल को प्राप्त करने के लिए वह क्षण रूपी बीज अपनी कागजी खेती में बोने की बात कहता है। वास्तव में कविता का साहित्य मनोभावों की ही उपज है। कवि कहता है कि कोई अंदर कहीं से आया और क्षण का बीज वहां बोया गया। कोई अंदर कहीं से आया, वास्तव में ये अंदर भावनाओं का अंदर है, जो कविता के सृजन से पूर्व कवि के मन में उठता है और जिनसे प्रेरित होकर वह काव्य रचना में प्रवृत्त होता है। यानी कि जिस तरह से कोई आंधी आती है, आंधी में अनेक धूल कण आदि होते हैं, उसी तरह से कवि के मन में विचार रूपी, भावनाओं रूपी आंधी उठती है। उस विचार और भावनाओं की अंधड़ में से वह कोई एक विषय के रूप में कुछ एक विचार को लेता है और उसको अपने कागज रूपी खेत में उतारना शुरू करता है। उस मनोभाव को, वह एक सामान्य सा अनुभव है कि खेती के अधिकतर कार्य वर्षा पर आधारित हैं, जो अंधड़ के बाद ही होती है और कृषि के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है। वैसा ही कुछ कवि के साथ भी घटित होता है। भावनाओं की प्रबलता अंधड़ के रूप में कवि के दिल और दिमाग में आई और उसने कवि को काव्य रचना का उपयुक्त वातावरण प्रदान कर दिया। इसके फलस्वरूप उसने अपने कागज के खेत में क्षण की रुपाई की। क्षण के बीज बोना कृति के अर्थ में उस अनुभव को अंकित करना है जो किसी विशेष समय में कवि के मन मस्तिष्क में विचारों के रूप में आते हैं। यानी कि जो भी विचार आंधी के रूप में आया, उसमें से किसी को जो समय के अनुकूल है, उस विचार को, उस मनोभाव को लेकर कवि ने अपने उस विषय को चयन कर एक खेत रूपी कागज पर या पन्ने पर लिखना प्रारंभ किया, यानी कि अपनी रचना प्रारंभ की। अब आप काव्य सौंदर्य देख लीजिए। काव्य सुंदर में हम कहेंगे कि कागज के पन्ने तथा खेत में समानता एवं गुण साम्य दिखाने के कारण यहाँ पर बहुत सुंदर उपमा रूपक अलंकार है। कविता में स्थान स्थान पर सांग रूपक का सौंदर्य विद्यमान है। मनोभावों की तुलना अंधड़ से की गई है, यह एक सार्थक बिंब है। क्षण का बीज बोने में बीज मनोभाव एवं सामान्य बीज दोनों अर्थों में प्रयुक्त हुआ है।
भाषा सहज प्रभावयुक्त किंतु विचार प्रधान है। कवि ने साहित्य के मर्म को, उसकी सृजन प्रक्रिया को अपने काव्य में सामान्य परंतु प्रभावशाली रूपकों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। अब हम देख लेते हैं अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अपने रचना कर्म की तुलना किससे की है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अपने रचना कर्म की तुलना खेती के कार्य यानी कि कृषि कर्म से की है। खेती में फसल उपजाने के विभिन्न चरणों में किए गए कार्यों से वह अपने रचना कर्म को व्याख्यायित करता है। दूसरा प्रश्न, काव्यांश के किस आधार पर बताएं कि कवि अपने छोटे चौकोने खेत में क्या बोता है? काव्यांश के आधार पर बताएं कि कवि अपने छोटे चौकोने खेत में क्या बोता है। तो इसका उत्तर होगा, कवि अपने छोटे चौकोने खेत में जो कागज का एक पन्ने की भांति है क्षण के बीज बोने की बात करता है। किसी बहुत ही जो उपयुक्त विषय है उसको चयन कर बोने की बात करता है। क्षण का बीज वह विशेष परिस्थिति है जब कवि की रचना करने की अनुकूल स्थितियां कवि को प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न, एक अंधड़ कहीं से आया से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर होगा, अंधड़ वास्तव में कवि के मन के मनोभाव हैं। जैसे आंधी होती है, पानी खेती के कार्यों में वर्षा के मौसम के सूचक हैं, वैसे ही मन में मनोभावों के बेग के उमड़ने से अंधड़ जैसी स्थिति पैदा होती है, जो कृति के रूप में ढल जाने पर ही शांत होती है। अंधड़ जो आया उसको लिया और उसको एक रचना के रूप में ढालना शुरू कर दिया, अर्थात मनोभावों की प्रबलता ही वस्तुतः अंधड़ है, जिसके आने पर सृजन के लिए आवश्यक वातावरण निर्मित होता है। काव्यांश के कवि एवं कविता के शीर्षक के बारे में बताएं। काव्यांश के कवि श्री उमाशंकर जोशी मूलतः गुजरात के साहित्यकार हैं। इससे संबंधित कविता का शीर्षक छोटा मेरा खेत है। अब हम सौंदर्यबोध संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। काव्यांश के भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो इसका भाव सौंदर्य इस प्रकार से होगा, प्रस्तुत काव्यांश में खेती के कार्यों के रूपकों के जरिए कवि ने अपने रचना कर्म को व्याख्यायित किया है। जिस प्रकार खेत में बीज बोया जाता है वैसे ही कवि मनोभावों और विचारों के बीज बोता है। इस बीजारोपण से शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं और साहित्यिक कृति रूपी फसल विकसित होती है, जिसमें अनंत काल तक जीवन रस एवं माधुर्य प्रदान करने वाले काव्य रूपी अलौकिक अमृत फल लगते हैं। इसके माध्यम से कवि ने साहित्य की जीवंतता और अनंत काल तक उसके अस्तित्व में बने रहने की बात कही है। वह अपने को किसान मानता है जो कागज की पन्नी रूपी चकोर खेत में क्षण के बीज बोकर अमृत तत्व से युक्त कविता और साहित्य की फसल को उपजाता है। दूसरा प्रश्न, मनोभावों की तुलना किससे की गई है? तो इसका उत्तर होगा, मनोभावों की तुलना अंधड़ से की गई है, क्योंकि जिस प्रकार आंधी आने के बाद बारिश होने की संभावना रहती है, उसी प्रकार तीव्र मनोभावों की उत्पत्ति काव्य सृजन की संभावना को प्रबल करती है। अगला प्रश्न, काव्यांश में प्रयुक्त अलंकार कौन से हैं? तो काव्यांश में कागज के पन्ने और खेत में समानता दिखाने के लिए रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ। अगला काव्यांश, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। इसके शब्दार्थ हैं, रसायन, रसायन का अर्थ है खाद, ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ। निशेष, निशेष पूरी तरह समग्र। पल्लव पुष्प, कोमल पत्ते एवं फूल। नमित, नमित का अर्थ है झुका हुआ। विशेष यहाँ पर है, उसका अर्थ है खास तौर पर। तो इस काव्यांश में कवि ने रचना कर्म को ही पूरी तरह से व्याख्यायित किया है। कवि कहता है कि अपने कागजी खेत में मैंने जो क्षण रूपी बीज बोया
वह कालांतर में यानी कि बाद में कल्पना के रसायनों को अवशोषित कर पूरी तरह से गल गया और शब्द रूपी अंकुरों के रूप में प्रकट हुआ। यानी कि जो भी बीज बोया गया, बीज बोने पर वो खाद लगने पर वह गल गया और वह अंकुर के रूप में प्रकट भी हो गया। यहाँ कवि खेती के अंकुरण की प्रक्रिया के रूप में के सहारे ही अपनी रचना धर्मिता में भावों के शब्द का रूप ग्रहण करने की बात कर रहा है कि उसने जो भी कल्पना के आधार पर जो कल्पना रूपी रसायनों के द्वारा बीज को बोया था और वो कल्पना रूपी रसायनों को लगाया था, खाद को लगाया था, उससे वो बीज अच्छी तरह से गल गया और वो उसमें से अंकुर फूटे, शब्द रूपी अंकुर फूटे। यानी कि बीज तो गला खेत में और शब्द कहाँ पर आए? कागज पर। कागज पर शब्द लिखने को, रचना करने को तैयार हो गए। जिस प्रकार खेत में बोया हुआ बीज मिट्टी में उपस्थित रासायनिक तत्वों, खाद, पानी आदि को अवशोषित कर गल जाता है और अंकुर के रूप में मिट्टी से बाहर आता है, वैसे ही कवि के मनोभाव काव्य शब्दों के अंकुर के रूप में कागज पर अंकित हो गए। कवि आगे इन शब्द रूपी अंकुरों के पल्लव और पुष्पों से युक्त हो जाने की बात करता है। जब अंकुर फूट गए तो वो उस पे पत्ते भी आए और पत्ते आए तो उस पर पुष्प भी आ गए। तो यहाँ पर जो जिस प्रकार अंकुर खेत में विकसित होकर पूरे खेत को अपने पत्तों फूलों से भरकर विस्तृत फसल के रूप में दे देता है, वैसे ही कवि के शब्द रूपी अंकुर विकसित होकर पूरी कृति का रूप धारण कर लेते हैं। कृति का रूप धारण कर लेते हैं यानी कि एक पूरी रचना का रूप धारण कर लेते हैं, एक कविता का रूप धारण कर लेते हैं। जब शब्दों को कागज पर अंकित किया गया तो और मनोभाव को उसमें रखा गया, किसी मनोभाव को लेकर, किसी विचार को लेकर, तो वो पूरी एक कविता का निर्माण हो गया। वस्तुतः कृषि में फसल का पुष्प और फलों से युक्त होना साहित्य सृजन या कवि कर्म की दृष्टि से कृति का रूप ग्रहण करना है। कृति में ही विभिन्न आस्वादों की रचनाएं संभव होती हैं। अब हम इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। कल्पना के रसायनों पद में रूपक अलंकार है। शब्द के अंकुर का अर्थ शब्द रूपी अंकुर से है, इसलिए यहाँ भी रूपक अलंकार का सौंदर्य विद्यमान है। पल्लव पुष्प वास्तव में काव्य गुण, सौंदर्य आदि के तत्वों का बोध कराते हैं। भाषा सहज, बोधगम्य एवं विचार प्रधान है, खड़ी बोली है। पल्लव पुष्पों गलगया में क्रमशः पा एवं ग वर्ण की आवृत्ति से सौंदर्य उत्पन्न हुआ है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य है। अब अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। कल्पना के रसायनों से कवि की का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि कल्पना के रसायन में कवि ने रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए इसके माध्यम से ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार खेत में उगी फसल को विकसित करने हेतु रसायनों की आवश्यकता होती है। वैसे ही सुंदर एवं समृद्ध साहित्य की रचना के लिए कल्पना रसायन का कार्य करती है। दूसरा प्रश्न, बीज के गल जाने के बाद उसका क्या हुआ? काव्यांश के आधार पर बताइए। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा कि शब्द जब ये जो बीज गल जाते हैं तो बीज के गल जाने के बाद उससे शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं। शब्द रूपी अंकुर फूटे अर्थात कवि के मनोभावों ने कविता के शब्दों का रूप ले लिया। कविता के शब्दों के रूप में कविता उसके मनोभावों के रूप में ढलने लगी, मनोभावों से ढलने लगी। अगला प्रश्न, शब्द रूपी अंकुर समय के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार विकसित हुए? इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, शब्द रूपी अंकुर समय के परिप्रेक्ष्य में और अधिक भाव समृद्ध होकर कृति रूपी फसल के रूप में विकसित होकर दिखाई पड़ने लगते, अर्थात कवि के मनोभावों से फूटे शब्दों ने साहित्य रचना का रूप ग्रहण कर लिया। अगला प्रश्न, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष से क्या तात्पर्य है? कविता जब, इसका उत्तर इस तरह से होगा, कविता जब भाव रूपी पात्रों और पुष्पों से लद जाती है तब कविता
तब उसमें एक विशेष प्रकार का झुकाव आ जाता है। ये विशेष झुकाव समर्पण का ही प्रतीक होता है। अब सौंदर्य बोध संबंधित प्रश्न भी देख लीजिए। काव्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि काव्यांश में प्रस्तुत कल्पना के रसायनों पद में रूपक अलंकार मौजूद है। यहाँ कल्पना एवं रसायन के बीच एकात्मकता स्थापित होने के कारण रूपक अलंकार है। इसी प्रकार शब्द के अंकुर पद में भी रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। यहाँ शब्द एवं अंकुर के बीच एकात्मकता स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त गल गया पद में ग वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। बीज में श्लेष अलंकार उपस्थित है, क्योंकि बीज का अर्थ मनोभाव और खेती में प्रयुक्त होने वाला बीज दोनों ही हैं। अगला प्रश्न, काव्यांश के भाषिक सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत काव्यांश में प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, जिसकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। इसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है, लेकिन भाषा सरल, सहज और बोधगम्य है। तत्सम शब्दों के अंतर्गत कल्पना, रसायन, निशेष, शब्द, अंकुर, पल्लव, पुष्प, विशेष आदि उल्लेखनीय हैं। भाषा प्रवाहमान है, जो अभिव्यक्ति को संप्रेषित करने में पूरी तरह से सक्षम है। अगला प्रश्न, काव्यांश का भाव सौंदर्य लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने खेती के कार्यों के रूपों के जरिए अपने रचना कर्म को व्याख्यायित किया है। कवि कहता है कि जिस प्रकार खेत में बोया गया बीज मिट्टी में उपस्थित रासायनिक तत्वों यानी खाद, पानी आदि को अवशोषित करता है, उसी प्रकार से कवि ये बताता है कि अंकुर के रूप में जो मिट्टी से बाहर फूट के आते हैं बीज, तो वह कवि के मन में काव्य शब्दों के अंकुर के रूप में बाहर अभिव्यक्त होकर कागज पर अंकित किए जाते हैं। कवि कहता है कि जिस प्रकार से अंकुर ही पल्लव एवं पुष्पों से युक्त होकर व्यापक फसल का रूप लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से कवि के शब्द रूपी अंकुर व्यापक स्वरूप धारण कर कृति का रूप ग्रहण करते हैं। वस्तुतः समग्र काव्यांश में सांगरूपक अलंकार व्याप्त है। बीज गल गया निशेष इस बात का सूचक है कि जब तक कवि के हृदयस्थ भाव पूरी तरह अहम मुक्त नहीं होते, पूरी तरह रचते बसते नहीं, पूरी तरह अनुभूति के साथ एकाकार नहीं होते, तब तक कविता की रचना संभव नहीं होती। अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ। अब अगला काव्यांश, झूमने लगे फल इस अलौकिक अमृत धाराएं फूटती, झूमने लगे फल रस अलौकिक अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। इसके कठिन शब्दार्थ भी देख लेते हैं। अलौकिक, अलौकिक का अर्थ है दिव्य, अद्भुत। रस, रस का तात्पर्य है साहित्य का आनंद। अमृत धाराएं, अमृत धाराएं यानी कि जीवनदायिनी धाराएं। रोपाई, रोपा या बोया जाना। अनंतता, अनंत मतलब सदा के लिए, अनंत समय के लिए। अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी समाप्त ना हो। पात्र, बर्तन, धारण करने वाला। जरा, जरा, जरा मतलब थोड़ा। तो यहाँ पर प्रस्तुत काव्यांश में जोशी जी ने कवि के रचना कर्म को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। कवि यहाँ अपनी रचना प्रक्रिया के अंतिम चरण का वर्णन करते हुए कहता है कि कल्पना के रसायनों से पोषित, पुष्पित एवं पल्लवित उसकी कृति, उसकी रचना रूपी फसल में कविता रूपी फल लग गए हैं। कैसे? कविता रूपी फल और कृति रूपी फसल की विशिष्टता बताते हुए कवि कहता है कि कृति रूपी फसल में कविता रूपी जो फल लगे वे अलौकिक रस से युक्त थे। उसमें झूमने लगे फल रस अलौकिक, यानी कि फल आ गए अब उसमें और अलौकिक हैं, उसमें
बिल्कुल अलौकिक हैं, वो रस से युक्त हैं, अलौकिक रस से युक्त हैं। अलौकिक रस से युक्त होना कवि का एक विशिष्ट गुण है। काव्य का मर्मज्ञ आस्वादक यह जानता है कि रस की इसी विशिष्टता या अलौकिकता के कारण कविता मानव मस्तिष्क और मानव अस्तित्व के आदि काल से आज तक उसके हृदय और मन की अभिव्यक्ति का सबसे सबल और सजग माध्यम रही है। कवि कविता रूपी फलों से अमृत धाराओं के फूटने की बात कहकर उसके आस्वादन से मिलने वाले आत्मिक संतोष की चेतना की ओर संकेत कर रहा है। वह आगे कहता है कि इस प्रकार कवि कर्म के पश्चात जो कृति रूपी फसल उसने उपजाई, उसमें बोया तो उसने क्षण को, लेकिन काटने के बाद पाया अनंतता को। यानी कि वो कटाई अनंतता की थी। अनंत का काटने का अर्थ है कवि की रचना या कृति का कालजयी होना, हमेशा हमेशा के लिए होना। साहित्य में अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि जब रचना अपने समय को लांघकर आगे के समय के लिए भी संदर्भवान एवं प्रासंगिक बनी रहती है। यही अनंतता की कटाई है। इसका सबसे उत्तम उदाहरण भक्ति काल के कवियों की रचनाएं हैं, जो आज भी मूल्यवान और प्रासंगिक बनी हुई हैं। कवि आगे कहता है कि उसकी ये सृजनात्मकता काव्य पूंजी के व्यय से कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ती ही जाती है। अर्थात लोगों द्वारा अपनाए जाने प्रसारित होने से वे और भी अधिक प्रसिद्ध और प्रभावशाली हो जाती है। यही कविता और साहित्य की अनन्यता है और उसकी विशिष्टता भी। अंत में कवि अपने कागज के पन्ने रूपी खेत को रस के अक्षय पात्र की तरह संज्ञा देता है, अक्षय पात्र की तरह बताता है कि मेरा ये कागज का पन्ना रूपी खेत कृति और कविता रूपी फसल एवं फल को निरंतर उपजाते रहने वाला है। यह ठीक उसी तरह अक्षय पात्र की भांति है जिसमें पकाया हुआ भोजन कभी समाप्त नहीं होता। वास्तव में इसमें कवि कर्म की निरंतरता और सततता की बात की गई है। कागज पर कवि की लेखनी से शब्द विभिन्न कृतियों और कविताओं के रूप में हमेशा सृजित होते रहते हैं और सृजना का ये कार्य क्रम अनवरत किसी न किसी साहित्य मनीषी के द्वारा ही किया ही जाता है। इस प्रकार कवि का कागज का पन्ना रूपी खेत रस के अक्षय पात्र की संज्ञा का सार्थक बनता है, क्योंकि जिस प्रकार से कि किसी भी फल से रस निकलता है, और इसी तरह से कवि बता रहा है जो कि कवि की जो कविता है जितना भी पाठक पढ़ेगा उससे उसको उतना ही एक रस का आभास होगा और उसको रस का आनंद आएगा। वह कभी भी ख़त्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, वह बल्कि बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि वो अक्षय पात्र है, कभी भी क्षय नहीं होता, कम नहीं होता। और जितना भी कविता, जितनी बार भी कविता को पढ़ा जाएगा, उसकी रचना को पढ़ा जाएगा, वो और भी अधिक उसको आनंद देने वाला रहेगा। अब इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। कविता की भाषा सहज, बोधगम्य लेकिन विचार प्रधान है और साहित्यिक खड़ी बोली भी है। खेती के रूपकों के जरिए अपने रचना कर्म को व्याख्यात करने में कथ्य की नवीनता दिखाई पड़ती है। कागज के चुकोने पन्ने की खेत की उपमा दी गई है। काव्य पूंजी को लूटने से बढ़ने वाली बताकर कवि ने साहित्य के महत्व को प्रतिपादित किया है। अब अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न भी देख लेते हैं। कवि के खेत में पैदा होने वाले कविता रूपी फल किस विशेषता से युक्त हैं? तो इसका उत्तर प्रकार से होगा, कवि के कागज के खेत में पैदा होने के वाले कविता रूपी फल अलौकिक रस से युक्त हैं। उनसे असंख्य अमृत धाराएं फूटती हैं। वास्तव में कवि यहाँ कालजयी साहित्य की बात कर रहा है, जो जीवन रस का अनंत स्रोत होता है। उसका आस्वादन विभिन्न देश, काल एवं परिस्थितियों के अनेक प्रकार से किया जाता है, परिस्थितियों में अनेक प्रकार से किया जाता है। अगला प्रश्न, कवि किस प्रकार की रोपाई और कटाई की बात कर रहा है? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा, कवि रचना एवं साहित्य के संदर्भ में क्षण की रोपाई तथा अनंतता की कटाई की बात करता है। जिस प्रकार खेती में फसल की रोपाई एवं कटाई होती है, वैसे ही रचना कर्म में भी किसी क्षण विशेष में उपजे मन के भावों को आधार ग्रहण करके उसे रचना कर्म में लगाता है और एक क्षण को वह समय कालांतर में कालजयी साहित्यिक कृति का
रूप ग्रहण कर लेता है, जो अपने प्रभाव के स्तर पर काल की सीमाओं का अतिक्रमण कर निरंतर जीवन रस प्रदान करती रहती है। अगला प्रश्न, कवि की कविता रूपी पूंजी किस प्रकार की है? तो इसका उत्तर होगा, कवि की कविता रूपी पूंजी कभी न समाप्त होने वाली है। वह लूटने अर्थात लोगों द्वारा प्रयोग एवं व्यवहार में लाए जाने पर और भी अधिक बढ़ती है। यहाँ कवि ने संस्कृत के विद्या संबंधित उस प्रसिद्ध श्लोक व्यकृत्य वर्धते एवं नित्य विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम संबंधी उस प्रसिद्ध भाव समय को प्रस्तुत किया है, जिसमें विद्या को खर्च करने पर बढ़ने वाला धन बताया गया है। अगला प्रश्न, कवि किसे रस का अक्षयपात कहता है? अक्षयपात की क्या विशेषता होती है? तो इसका उत्तर हुआ, कवि अपने कागज के खेत को रस का अक्षयपात बताता है, जिसमें ठीक उसी प्रकार से कभी न समाप्त होने वाला अनंत जीवन रस से युक्त साहित्य उत्पन्न होता है। जिस प्रकार अक्षयपात में पकाया हुआ भोजन कभी समाप्त नहीं होता, ऐसे ही उसमें अनंत आनंद देने वाला रस हमेशा बना रहता है। अब आप सौंदर्यबोध प्रश्न भी देख लीजिए। काव्यांश के भाव सौंदर्य के बारे में बताइए। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने कविता और समग्र रूप से साहित्य को अलौकिक बताते हुए अमृत के समान एवं अनंत काल तक स्थायी बना रहने वाला बताया है। साहित्य रस का अक्षय पात्र है और कविता उसकी सर्वाधिक हृदयग्राही अंतर्वस्तु। प्रत्येक साहित्यिक कृति या रचना अपने प्रभाव से उसका आस्वाद करने वाले को आनंदित एवं जीवन रस से युक्त करती रहती है। फिर भी उसका महत्व घटता नहीं, अपितु समय के साथ नए भाव और अर्थ रहकर ग्रहण करती हुई वह आने वाले समय के संदर्भ में भी मूल्यवान एवं प्रासंगिक बनी रहती है। अगला प्रश्न, काव्यांश की भाषा पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर होगा काव्यांश की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। यह सहज, सरल एवं बोधगम्य है, लेकिन साथ ही विचार प्रधान भी है। कवि ने खेती और कृति की रचना में साम्यता स्पष्ट करने के लिए प्रतीकों का सुंदर सहारा लिया है। अंतिम प्रश्न, काव्यांश में प्रयुक्त छंद कौन सा है? काव्यांश छंद के बंधन से मुक्त है। इसका सौंदर्य अर्थ एवं लय में निहित है। इसमें तो बच्चों, आपको मैं समझती हूँ मेरा ये सेशन पसंद आया होगा और उम्मीद करती हूँ कि जब आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो आप इस मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही साथ आपको किसी भी तरह के कोई प्रश्न आपके मन में आए होंगे तो उन प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। साथ ही इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर भी करेंगे। इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन पे, ताकि समय समय पर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।